Hi everyone, welcome back to One Stop Solution for MHCT. So today we'll be doing Constitution of India. As you know, मैंने taught और कॉन्ट्रैक्ट कवर करा दिया है. उसमें मैंने पूरा डिटेल वीडियो, वन शॉट वीडियो में पूरी चीज़ें जो MHCT के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने कवर करा दिया है. उसके बाहर से आपके MHCT में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. सी कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है MHCT में. क्लैट में टॉट और कॉन्ट्रैक्ट समवेयर और दी अदर दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू MHCT तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको छोड़ के जाना है. सब चीज़ जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी कवर करनी है. ठीक है. बीट योर फंडामेंटल राइट्स, DPSP पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी, और मैं सब कवर कराऊंगी इस वीडियो में. ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ कवर कराऊंगी. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो आपको एकदम रट लेना है फॉर MHCT स्पेशली. ठीक है. क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ होती है ये. तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके लीगल सेक्शन में भी और जीके में सिंस आपको स्टार्टिंग जीके में आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी आता है. तो जो पॉलिटी वाला पार्ट होता है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है. तो हमको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो अब हम लोग विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर MHCT. ठीक है. ये एक सब टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. ठीक है. तो नाउ स्टार्टिंग विद दी कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता क्या है. क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि मैंने जब पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो लोगों ने मुझे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखें. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का लॉ नहीं है. कभी भी ये चीज़ नहीं बोलना है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ है. कभी ये हो ही नहीं सकता. कॉन्स्टिट्यूशन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे बाकी सारे लॉज बने हैं. कॉन्स्टिट्यूशन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे लॉज को अप्रूवल देता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद में कभी एक लॉ ना कभी था, ना कभी है और ना आगे भी बन पाएगा. वो एक ग्रैंड नॉर्म है जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगी कि ये क्या होता है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ मैं कवर करूंगी. अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे लॉज को हमारे अप्रूवल देता है. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट. The Constitution contains the rights and duties of citizens along with the set of rules and regulations defining the relationship between the state and the citizens. अब इसका क्या मतलब है? इसका बहुत एक सिंपल सा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो हमें बताता है कि स्टेट और सिटीजन कैसे साथ में चलते हैं. स्टेट क्या क्या करता है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए. Clear now. Constitution contains the rights and the duties of the citizens along with the set of rules and regulations. ये बात आपको भी पता है कि being a citizen of the country आपको कुछ ना कुछ rules and regulations जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पे, जो आपके बहुत बेसिक से होते हैं. भले आपके वो ट्रैफिक रूल्स ही क्यों ना हो, बट वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन वही चीज़ डिफाइन करता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ये आपकी ड्यूटीज़ होती है बीइंग द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री जो आपको फॉलो करनी पड़ती है. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही राइट्स को यही चीज़ कंटेन करता है. क्या? आपके राइट्स को, कि बीइंग द सिटीजन आपको क्या क्या राइट मिलती हैं, जिनको हम लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे. और आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है. ठीक है. वो आपको बीइंग अ सिटीजन और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉर्म करके आपको बताता है कि ये आपको करना चाहिए. ठीक है. फर्दर ये एक रिलेशनशिप सेटअप करता है. किसके बीच में? एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है हमारे स्टेट और सिटीजन के बीच में. अब स्टेट क्या हुआ हमारा? स्टेट ये नहीं कि द 28 डिफरेंट स्टेट्स, नहीं. ये स्टेट यहाँ पे क्या होता है आपका? ये है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्टेट को हम लोग लीगल टर्म्स में गवर्नमेंट को लीगल टर्म्स में स्टेट कहा जाता है. ठीक है. तो ये आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है स्टेट और सिटीजन के बीच में. क्लियर? Now, moving ahead, the constitution, which is a written one, is called an enacted constitution, and the one which is unwritten is known as evolved constitution. Now, you guys will tell me कि जो इंडिया का constitution है वो written है कि Indian constitution written है कि unwritten है in the comment sections. Okay? तो जो written होते हैं वो enacted constitution होते हैं और जो evolved होते हैं, जो unwritten होते हैं वो evolved constitution होते हैं. Clear? Now, the constitution of the country is called the supreme law
as it defines the powers of the three organs of the state. ठीक है. The constitution is also supreme in the sense that nobody is above the constitution, neither the state nor the citizen. ये आपका कहता है कि it is known as the supreme law because it defines the powers of the three organs of the state. Three organs of the state कौन है? Legislative, executive and judiciary. क्लियर? ये बात तो हमें पता है कि थ्री ऑर्गन्स हमारी स्टेट के कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो इनकी पावर्स क्या क्या है, ये कैसे फंक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो इन्हीं तीन के बेसिस पे चल रही है. द लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते हैं, द एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और हमारी जुडिशरी. ठीक है. तो इन तीनों की पावर क्या है, ये तीनों कैसे फंक्शन करेंगे हमारे सिटीजन के वेलफेयर के लिए. अब Constitution is also supreme in the sense that nobody means nobody is above the Constitution, neither the state nor the citizen. Clear? फिर से एक बार इसको रीड करते हैं, क्लियर हो जाएंगी हमें चीजें. ये कहता है Constitution of the country is called the supreme law as it defines the power of the three organs of the state, which are the legislative, executive and judiciary. The constitution is also supreme in the sense that nobody is above the constitution, neither the state nor the citizen. Clear? अब ये एक चीज हमें याद रखनी है, which is article 393 of the constitution that says it may be called the constitution of India. जो आर्टिकल 393 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स. ठीक है. एंड 448 आर्टिकल्स. अब पहले बात तो ये तीन चीज, ये अलग अलग चीजें क्या है ये भी मैं आगे जाके आपको डिफाइन करूंगी. ठीक है. बट एक चीज याद रखना है हमें कि अब currently there are 25 parts in the constitution, 12 schedules and 448 articles. Earlier at the commencement of the constitution there were 22 parts, 8 schedules and 395 articles. तो अगर हमें क्वेश्चन में इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है एमएचसीटी में, क्योंकि एमएचसीटी हमारा पूछ लेता है बहुत बारी कि कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो पीपल गेट कंफ्यूज कि कौन सा वाला मैम हमें लिखना है. तो अनटिल एंड अनलेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं मेंशन किया गया होगा, हम लोग अब ओरिजिनल वाला ही लिखेंगे जो आज की डेट में है. दैट इज 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स. ठीक है. अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, तब तक हम लोग कुछ भी उसमें अपना अजम्पशन नहीं लगाएंगे. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या क्या कंटेन करता है? एक प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या होता है? इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. प्रियम्बल के बारे में बस एक चीज याद रखनी है, ये भी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको कि प्रियम्बल हमारा कुछ नहीं होता है, बट इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्लियर? नाउ 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स. अब 25 पार्ट्स क्या होते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी आप आगे भी ये चीज पढ़ोगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे करके हमारा जो एक पार्ट है वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है. जैसे हमें पता है कि हमारा जो पार्ट 3 है वो किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में. ठीक है. तो ऐसे ही हमारे जितने 25 पार्ट्स हैं वो हर अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं. कुछ स्टेट के बारे में बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन आपके लेजिस्लेचर, फिर आपके जुडिशरी, ये सब हर जो है आपके 5 में डिफरेंट डिवाइडेड हैं. क्लियर? ऐसे करके टोटल 25 पार्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू 448 आर्टिकल्स हमें पता है. ठीक है. अब स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स देखो, बेसिकली जो आर्टिकल में जो चीजें लिखी गई हैं, अगर आर्टिकल में किसी एक आर्टिकल में लेजिस्लेचर की पावर लिखी गई है या जुडिशरी की पावर लिखी गई है, तो वो हमारा स्केड्यूल क्या डिफाइन करता है कि उन पावर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो कभी भी अब नोटिस करना, किसी एक आर्टिकल में अमेंडमेंट होता है तो हमेशा उसके स्केड्यूल में भी अमेंडमेंट होता है. अब ये बोला जाएगा कि मैम इतने आर्टिकल्स तो हमारे 448 है बट स्केड्यूल्स हमारे 12 हैं. तो हर आर्टिकल में हमारी पावर्स या इन सब बारे में थोड़ी ना बोला गया है कि जिसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा.
क्लियर? इसीलिए सिर्फ 12 शेड्यूल्स है और 448 आर्टिकल्स है हमारे आज की डेट में। तो शेड्यूल्स हमारे क्या है, अगर किसी भी ऑर्गन के बारे में या कोई भी चीज हमारे बारे इसके पावर के बारे में दी गई है तो किसी भी आर्टिकल में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो हमारे शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है ना? अब मैंने एक चीज बताया था तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या है, ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, फिर आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज ग्रैंड नॉर्म विच इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट अदर लीगल नॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स। मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो अदर डॉक्यूमेंट्स, लॉज या नॉर्म्स को सपोर्ट करता है, उनको अप्रूवल देता है पास होने के लिए। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अब कुछ फीचर्स हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है कि अनरिटन है। सो इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। सॉरी, तो अब इसका क्या मतलब है कि रिजिड क्यों कहा गया और इसको फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे बेसिकली, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स आती हैं और इसको हम लोग कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, और फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया कि क्योंकि जो बाकी पार्ट से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो अदर आर्टिकल्स है वो हमारी इजिली अमेंडेबल है। ठीक है, तो रिजिड क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट फॉर नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड है। नाउ मूविंग अहेड, इट प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल एज वेल एज अ यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तभी इंडिया को एक चीज कहा जाए, दैट इज क्वासी फेडरल नेशन। क्वासी फेडरल नेशन क्यों? क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से फेडरल है, ना तो ये पूरी तरीके से यूनिटरी है। क्लियर? फेडरल का क्या मतलब होता है? द पावर्स आर डेलीगेटेड, पावर्स आर डेलीगेटेड। और यूनिटरी का क्या मतलब होता है कि जो ये आपका सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल है, ये आपके क्या है, ये फेडरल सिस्टम में आता है। यूनिटरी मतलब अगर सिर्फ आपके सेंट्रल के पास पावर होती तो उनको हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, बट यहाँ पे हमारा इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल नेशन है। Now, the preamble describes India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay? और मैंने क्या बोला था कि preamble क्या है हमारा, introduction to the constitution है। The constitution provides for creation of new states and alteration of boundaries of existing states. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये एक आर्टिकल है। It lays down the condition for acquiring the citizenship of India. आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि आप अपनी कंट्री की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो और कैसे छोड़ सकते हो। It provides for a parliamentary system of government at two levels, the union and the state. ठीक है, it clearly defines the limitation of the union and the state legislature with regard to their specific field of legislation. Basically आपके पार्लियामेंट में आपके जो लेजिस्लेशन है, आपके जो एमपीज एमएलएज हैं, उनके पास कितनी पावर्स हैं, किस किस फील्ड में उनके वो एक्सेस कर सकते हैं, वो सब चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। It provides for a system of checks and balances for the three organs of the state. ये हमें पता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक दूसरे पे आई भी रखती है, मतलब दे ओवरलुक द वर्क ऑफ वन अनदर। तो ये उस चीज को भी अप्रूव करता है। नाउ मूविंग अहेड, it lays down the fundamental rights and duties of the citizen and other person and the directive principle for the state. ये हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और उनकी ड्यूटीज की बात करता है। एंड अदर पर्सन का क्या मतलब है, एलियन पर्सन। एलियन मतलब जो हमारे कंट्री के सिटीजन नहीं है। ठीक है, एंड डीपीएसपी जो कि मतलब होता है कि स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके सिटीजन्स की तरफ। नाउ the next one is the President of India is the head of the state and the executive and is advised by the Council of Ministers. और हमारा जो फर्स्ट सिटीजन होता है कंट्री का वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। कभी भी ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एमएचसीटी में कि हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो इट इज द प्रेसिडेंट। कभी भी प्राइम मिनिस्टर हमारे फर्स्ट सिटीजन नहीं होते, हमारे जो वो होते हैं प्रेसिडेंट, वो होते हैं हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एमएचसीटी में और अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में फंसता है। सम स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, legislative assembly and legislative council.
It makes a provision for an independent judiciary consisting of Supreme Court, High Court and subordinate courts. ये चीज़ हमें पता होगी कि जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं और जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बट जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन होती हैं तीनों में से। दो वो तीनों एक दूसरे के काम को ओवरलुक करती हैं, बट स्टिल जो हमारी जुडिशरी है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑर्गन मानी जाती है। भले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों साथ में कंसिडर किया जाता है, बट हमारा जुडिशरी अकेले काम करता है, उस पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है फिर उन केसेस में हमारी जुडिशरी के जो डिसीजंस है वो बायस्ड हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर ये क्वेश्चन भी आए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में से इंडिपेंडेंट ऑर्गन कौन है, तो वो हमारा हमेशा जुडिशरी होता है। क्लियर? Now moving ahead, where were we? Yeah. It makes elaborate provisions for local self-government by providing for panchayats and municipalities. मैंने ये भी कहा था कि तुम लोग के different 25 parts दिए गए, तो उनमें से कुछ parts में पंचायत और municipalities की भी बात की गई है। Clear? Special provisions have been made for the union territories and scheduled tribe and tribal areas. ठीक है? The legislative and administrative relationship between union and the state has also been laid down in the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की गई है कि हमारे यूनियन और स्टेट कैसे साथ में काम करेगा, उनका क्या क्या रिलेशन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती है सिटीजन्स की तरफ। The financial relationship has also been laid down taking into account the special needs of the state. कि बजट जो आता है हमारा, राइट, 1 February को जो आता है हमारे बजट हर साल, वो बजट भी कैसे पास ऑन होगा, वो बजट को कैसे बनाया जाएगा, वो बजट भी हमारा कैसे आएगा हर स्टेट की नीड्स के अकॉर्डिंग, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है। इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफाइंग इंडिया एज अ कंट्री, द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हैज बीन मेड free throughout the territory of India, subject to regulations and reasonable restrictions. It also makes provisions for the Public Service Commission for the Union State and the services to aid and assist the state in performing its functions. Basically जो आपके IAS PCS होते हैं, इन सब की भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पर्टिकुलर स्टेट की तरफ, ये सब कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Tribunals have been provided for to reduce the burden of the Supreme Court and High Court and to provide specialized courts for dealing with the matters. ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? हमारे जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वो हमारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम थोड़ा सा इजी हो जाए और उन पे बर्डन कम हो जाए। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन। Clear? Election Commission has been established to ensure free and fair election in the furtherance of rights of the citizens to vote. जो हमारे इलेक्शन ECI जो है हमारा, उसका काम कैसे है, वो कैसे रोल करता है इलेक्शन के टाइम में इंडिया में, वो सब भी हमारी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Now we will be doing the Constituent Assembly. See, ये जो एक टॉपिक है ना, ये MHCT के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है? ये जितना मैं करवा रही हूँ ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बस तुम इतना कर लेना, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है? इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने कवर नहीं करवाई है, तो इसको पढ़ना है, इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ये तो करना ही करना है। ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या हमारी? ये असेंबली थी विच वॉज फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक वो असेंबली थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बनाई गई थी ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से ड्राफ्ट हो सके। द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड दिस कमिटी। ठीक है? M.N. Roy was the first person who proposed the idea of the Constituent Assembly. गाइज मैं जितने नाम ले रही हूँ, ठीक है, वो सारे नामों को याद रखना है, इसमें से कोई भी एक नाम छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो M.N. Roy was the first person who proposed the idea of the Constituent Assembly in 1934. Because ये questions MHCT में आपके बहुत आराम से बनते हैं और ऑलमोस्ट हर साल बनते हैं कि who proposed the idea of Constituent Assembly. तो it was M.N. Roy and in which year? In 1934.
Clear? This idea was later proposed by the INC, that is Indian National Congress, in 1935. तो आपके ऑप्शंस में ये भी आता है कि who proposed the idea of Constituent Assembly? M.N. Roy 1934 and INC in 1935. Option B only M.N. Roy, option C INC 1935 और option D none of the above. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा it would be option A, both M.N. Roy and INC. Clear? Now moving ahead, when Pandit Jawaharlal Nehru during a session raised a demand for the Constituent Assembly, INC ने कब प्रपोज किया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की डिमांड रखी थी, उसके बाद हमारे INC ने भी इस डिमांड को कैरी फॉरवर्ड किया. Now later on the demand was accepted by the Britishers, Thus the Constituent Assembly was formed through the August offer. ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि जो हमारी Constituent Assembly थी वो कब बनी थी या किसके थ्रू बनी थी? तो it was formed through the August offer of 1940. ठीक है. The elections of the Constituent Assembly were held under the Cabinet Mission Plan of 1946. ठीक है. जितनी भी चीजें गाइस मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और उन सब में से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं. ठीक है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके थ्रू बनी थी? हमारे ऑगस्ट ऑफर के थ्रू बनी थी 1940 के. और इसके इलेक्शंस किसके थ्रू हुए थे? ये क्वेश्चन बन सकता है कि बनता भी है, ऐसा नहीं है कि किस प्लान के थ्रू आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन था वो हुआ था. तो इट वॉज द कैबिनेट मिशन प्लान 1946. नाउ मूविंग अहेड, ये जो अब सीरीज स्टार्ट हो गई है डेट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको याद रखनी है और इन सब की डेट्स आपको याद करनी है फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हमारे MHCT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो 1934 है उसमें हमारा क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया गया था M.N. रॉय ने. 1935 में हमारी INC ने सेम आइडिया प्रपोज किया था. उसके बाद 1940 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी थ्रू ऑगस्ट ऑफर. देन आपके 1946 में पहले इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है. नाउ 9th of December 1946 को क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये क्वेश्चन बहुत बार आया है MHCT में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब पहली बार बैठी थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इट वाज 9th of December 1946. मूविंग अहेड, 11th of December 1946 अपॉइंटमेंट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट बने. एंड B.N. राव एज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर. ये जो एक नाम है इनको रट लो, B.N. राव, क्योंकि इनका नाम बहुत बार पूछा गया है MHCT में कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर. तो B.N. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. बहुत बार MHCT वाले कंफ्यूज करते हैं B.N. राव लिख के, B.N. रॉय लिख के, B.N. राव लिख के. तो हमें याद रखना है कि इट इज B.N. राव. ठीक है. हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर? इट वाज B.N. राव. क्लियर. एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द, ये किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. मूविंग अहेड, 13th of December 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये क्वेश्चन एक बहुत बनता है MHCT में कि हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेड डाउन द फिलोसफी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बेसिकली इस रेजोल्यूशन के थ्रू उन्होंने जो है नीड को, फिलोसफी को कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसको ले डाउन किया था. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, जुलाई 1947 में क्या हुआ हमारा? द असेंबली गॉट द कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी और द पावर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. जुलाई 1940, एज यू नो कि अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, राइट? तो जुलाई 1947 में क्या हुआ था? असेंबली को पूरी कंप्लीट पावर और अथॉरिटी दे दी थी ब्रिटिशर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की. क्लियर. नाउ अब जुलाई से लेके अक्टूबर 1947 तक क्या हुआ था? पहला ड्राफ्ट जो था वो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स द्वारा. ठीक है. इसी बीच 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था हमारे? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग. ठीक है. इसके बाद अगस्त 1947 को हमको पता है क्या हुआ था, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस. देन
अक्टूबर 1947 से लेके फरवरी 1948 तक क्या हुआ था, जो एक हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान से समझना कि अभी तक तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, राइट। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी। डिसीजंस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ले रही थी, लेकिन उसी के अंडर जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर रही थी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ड्राफ्ट कर रही थी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। उनका जो डेजिग्नेशन है वो याद रखना है, क्योंकि MHCT का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो इट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। ये चीज अब जो भी ड्राफ्ट वगैरह प्रेजेंट किया गया था वो अक्टूबर 1947 से 1948 फेब के बीच में किया गया था। दिस ड्राफ्टिंग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अगस्त 29, 1947, ठीक है। आज़ादी के कुछ दिनों बाद हमारा जो है 15 दिन बाद हमारी क्या बनी थी? ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्लियर। और उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट जो था प्रेजेंट किया था कब? 4 नवंबर 1948 को। क्लियर। एक साल बाद हमारी जो कमिटी थी वो अगस्त 29, 1947 में बनी थी, और एक साल बाद जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिस कमिटी को हेड कर रहे थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उन्होंने एक साल बाद 4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया था क्या? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बस एक मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, बट वो प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट वो बस एक ड्राफ्ट था कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वो एक बेसिकली ना। 26 नवंबर 1949, फिर एक साल तक जो चीज़ें थी वो चलती गई। जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था उसको लेके डिस्कशंस, उसमें अमेंडमेंट्स, उसमें सजेशंस, ओपिनियंस लोगों के, सबके एडवाइसेस, वो सब लेते लेते करते करते एक साल हमारा पूरा बीत गया, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 में हमारा क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बट 26 जनवरी 1950 the constitution finally came into effect and was finally adopted by everybody, adopted, ठीक है। अभी तक तो इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास और अडॉप्ट किया था, फिर 26 जनवरी को फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया एंड देन इट वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल पब्लिक एज हमारा आया रिपब्लिक डे, ठीक है ना। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानना है और याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 17 days to draft the constitution. Initially it had 389 members. ये भी बहुत बार पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के थे, 93 हमारे प्रिंसली स्टेट्स के थे और 4 हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। पोस्ट पार्टीशन द मेंबरशिप वाज रिड्यूस्ड टू 299, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो गया था, तो पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी पाकिस्तान की, और इंडिया की अलग थी, ठीक है। तो उसकी मेंबरशिप जो थी वो कम होके लोग कट के 299 हो गए थे फाइनली। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये भी MHCT के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। क्लियर। ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। 26 नवंबर को देयरफॉर आज हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। बट 2025 में ये चीज स्टार्ट हुई थी, 2025 के पहले तक 26 नवंबर को हम लोग बनाते थे नेशनल लॉ डे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है क्या कि 26 नवंबर को हम लोग पहले क्या बनाते थे? नेशनल लॉ डे। बट 2015 में अमेंडमेंट आया और फिर 26 नवंबर को बन गया कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ के जानी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। क्लियर। नाउ अब हमने जो हमारा बेसिक इंट्रो था और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके बारे में हमने जान लिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आता है हमारे आर्टिकल्स।
ठीक है। देखो, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी प्लीज़ उन पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि MHCT का फेवरेट कोई टॉपिक है लीगल में तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, आर्टिकल्स, तो यही सब तो है, इससे ज़्यादा कहाँ से कोई पूछेगा, राइट। तो इसलिए कोई भी आपका आर्टिकल जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, जो जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखने ही रखने, ठीक है। तो नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले आता है हमारा पार्ट 1 सी। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है, 25 करेंटली, राइट। तो अब जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, जिसमें आते हैं हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक में। क्लियर, 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट कौन सा है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, ठीक है, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 1 से लेके 5 तक में। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन that India, that is भारत, shall be a union of states हो गया, I'm so sorry, union of India नहीं, union of states, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है मैम, आर्टिकल 1 हमारा ये कहता है कि इंडिया, जिसको और कहते हैं हम लोग भारत, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि सारे स्टेट्स साथ में समूह बना के रहें। समझ में आई मेरी बात। तो इंडिया जो है, जिसको हम लोग भारत भी कहते हैं, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर, हमारा आर्टिकल 1 ये कहता है, जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करते हैं कि क्या नाम है हमारी टेरिटरी का। क्लियर। अब आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 है हमारा एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की। अगर सिंस आपको पता होगा कि काफी स्टेट्स इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं, ठीक है, तो अगर कोई एक नया स्टेट इंडिया में आना है, इंडिया में अगर कोई एक नया स्टेट बनना है तो वो कैसे बनेगा, इसकी बात करता है आर्टिकल 2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब तुम लोग कहोगे कि मैम आर्टिकल 2 और 3 तो सेम बात कर रहा है, नहीं। आर्टिकल 2 क्या बात कर रहा है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। सपोज इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्रीज है, ठीक है। अब बांग्लादेश का कोई एक हिस्सा कट के इंडिया में आ जाए, इंडिया में आना चाहे, इंडिया उसको ले ले, तो वो होता है एडमिशन, ठीक है। एडमिशन मतलब क्या होता है बेसिक टर्म्स में, किसी को ले लेना, राइट। एडमिशन तो वही होता है हमारा, वही बात करता है हमारा आर्टिकल 2। बट आर्टिकल 3 क्या बात करता है, आर्टिकल 3 आपको पता होगा कि तेलंगाना पहले पार्ट था आंध्र प्रदेश का, बट फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 अलग अलग स्टेट्स बन गए। तो ये यही कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब इंडिया के ही कोई पार्ट 2 हिस्सों में कट जाए, उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर हो जाए, जिससे एक नया स्टेट बन जाए, वो होता है हमारा आर्टिकल 3, ठीक है ना। आर्टिकल 4 क्या होता है, laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule। मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्केड्यूल होते हैं आप लोग के, वो बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स की बात करते हैं, राइट। तो फिर लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, अगर कोई एक नया स्टेट जुड़ेगा या फॉर्म होगा तो उसके कारण जो आपके स्केड्यूल में ऑलरेडी लिखी हुई चीजें हैं उसमें भी अमेंडमेंट आएगा। क्लियर। तो ये हमारे 4 आर्टिकल्स जो फर्स्ट पार्ट में यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जिसमें हमें ये तो आर्टिकल 1 तो एनी हाउ याद रखना ही रखना है। आर्टिकल 2 हमें बहुत इजीली याद हो जाएगा, राइट, कि कोई नया स्टेट बना है, कोई नया स्टेट हमारे में जुड़ रहा है। थर्ड आर्टिकल क्या है, कोई नया स्टेट जुड़ नहीं रहा है, बस कट के दूसरा बन जा रहा है। और फोर्थ आर्टिकल क्या बोलता है कि अगर 2 और 3 में कोई चेंजेस होंगे तो वो स्केड्यूल 1 और 4 में भी चेंजेस लाएगा। वेरी इजी। मैं फिर से एक बार आप लोग को समझाती हूँ कि कैसे आर्टिकल्स याद करने हैं, 1 2 3 4। जस्ट अ सेकेंड, या सबसे पहले बस हमें याद करना है कि हमारी टेरिटरी का नाम इंडिया है। अब अगर इस जो आर्टिकल 1 कहता है, अब अगर इस इंडिया में कोई नया स्टेट बाहर से जुड़ेगा, जिसको हम लोग एडमिशन कहते हैं, वो हमारा आर्टिकल 2 है। लेकिन अगर इंडिया का ही कोई पार्ट कट के 2 अलग अलग सेपरेट टेरिटरीज बन जाएंगी तो वो आर्टिकल 3 कहता है। और हमारा आर्टिकल 4 कहता है कि अगर 2 और 3 में कोई चेंजेस होंगे, मतलब कोई नया स्टेट बनेगा या फॉर्म होगा, एडमिट होगा, तो उससे स्केड्यूल 1 और 4 में चेंजेस आएंगे, अमेंडमेंट्स होंगे। क्लियर, वेरी इजी। नाउ मूविंग अहेड, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने क्या पढ़ा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 जो हमारे सिटीजनशिप की बात करता है, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11, 1 to 4
यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजन पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। क्लियर ना। अब हमारा आर्टिकल 11 क्या कहता है? पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, ये तो आपको पता होगा। बहुत सारी कंट्रीज अलाउ करती हैं कि आप 2 सिटीजनशिप होल्ड कर लो। सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स, वो यूएस की भी सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है, वो कोई XYZ अलग कंट्री की भी सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, अगर आपको इंडिया में रहना है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो आप सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हो, कोई और सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकते हो, राइट। ये आप लोग को पता होगा कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, आलिया भट्ट एंड आई डोंट नो कौन कौन, अक्षय कुमार, ये सब इन लोग के पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर इफ दे वांट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उनके पास जो ऑलरेडी एक्वायर्ड सिटीजनशिप है उनको वो गिव अप करनी पड़ेगी, राइट ना। आर्टिकल 11, अब आर्टिकल 5 तक इट्स नॉट जो आपके आर्टिकल 5 से 10 है, ये आपको याद नहीं रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तभी मैं तुम लोग को कह रही हूँ कि जो मैंने एटलीस्ट ऐड किया है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल 11 ये मैं बता रही हूँ सिर्फ MHCT के पर्सपेक्टिव से, ओके, कि MHCT के पर्सपेक्टिव से आपके 5 to 10 बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। क्लियर ना। Article 11, Parliament may by law make any provision with respect to the acquisition and termination of the citizenship and all other matters relating to citizenship. Thus, the Parliament has enacted the Citizenship Act 1955. अब ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 11 जो आपका बात करता है कि पार्लियामेंट ने काफी लॉज निकाले हैं जिससे आप अपनी सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हो या तो टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने एक एक्ट निकाला है जो कि हमारा होता है द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, जिसमें वेरियस मोड्स दिए गए हैं जिससे आप अपनी सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हो। ये सब क्या है? ये एक इजी टर्म है जो मैंने बनाया है, दैट इज बर्ड-एन, ओके, बर्ड-एन, ठीक है, BIRDN, बर्डन, ठीक है। तो पहला है बर्थ। आप अगर इंडिया में बॉर्न होते हो इंडिया की लैंड पे, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, रजिस्ट्रेशन, डिसेंट एंड नेचुरलाइजेशन। अब ये सब ना, अब एक डिफरेंस समझना है रेसिडेंस और डोमिसाइल में। रेसिडेंस और डोमिसाइल क्या होता है? कभी भी आप अपने आप को रजिस्टर करते होगे ऑनलाइन पोर्टल्स पे या कुछ ऑर्डर करते होगे सामान, तो आपका आता होगा टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। बेसिकली गवर्नमेंट साइट्स में जब आप कभी भी रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो ये तब ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि सपोज एक स्टोरी समझो, ठीक है ना, आप रहने वाले हो यूपी के प्रयागराज के, ठीक है ना। अब आप 20 साल यहाँ पे रहे, यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज, अब 20 साल आप यहाँ पे रहे, देन यू वेंट टू गुजरात, ठीक है, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। क्लियर ना। अब वहां पे ये अब क्या होगा, आपकी डोमिसाइल जो होगी वो होगी प्रयागराज, और जो आप रेसिडेंस होगा आपका वो होगा आपका गुजरात, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते आए हो हमेशा से, वो होता है आपकी डोमिसाइल। और जो आप टेम्पररी जहाँ पे रह रहे हो कुछ सालों से, वो होता है आपका रेसिडेंस, ठीक है। बेसिकली आपके जो पेरेंट्स का घर होता है जहाँ पे यू बोर्न एंड ब्रॉट अप, वो आपका डोमिसाइल होता है, और जहाँ पे आप टेम्पररी रह रहे होते हो फॉर सम पर्पस कुछ सालों से, वो आपका रेसिडेंस होता है। नाउ पीपल डोमिसाइल्ड इन इंडिया एज ऑन 26th of November 1949, ठीक है, 26th of November 1949 automatically becomes the citizen of India by virtue of citizenship. People born in India on or after 26th of January but before 1st July of 1987, ठीक है। ये सब आपके क्राइटेरिया हैं इंडियन के सिटीजन होने के, ठीक है ना। अब आगे हम लोग का क्या है, मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, की कैसे आप अपने सिटीजनशिप को छोड़ सकते हो। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। Person voluntarily gives up their Indian citizenship after acquiring citizenship in another country is known as renunciation. Termination, when an Indian citizen voluntarily acquires citizenship of another country, he automatically ceases to be an Indian citizen. अब बोलोगे कि मैम दोनों सेम है? नहीं। जब एक इंसान किसी दूसरी कंट्री का पहले अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करके फिर जाके कहीं USA की या कनाडा की सिटीजनशिप लेता है, वो उसको कहते हैं लोग रिनंसिएशन। टर्मिनेशन मतलब कि भाई बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मैंने अपनी पहले सिटीजनशिप इंडिया की एंड नहीं करवाई है, बट मैं जाके पहले USA की और कनाडा की ले ली, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं सीज हो गई इंडियन सिटीजन होने से। क्लियर
deprivation, compulsory termination of the citizenship of India obtained by registration or naturalization. It is deprived on the basis of an order by government of India. ठीक है, क्लियर कि deprivation क्या होता है? compulsory termination of citizenship of India obtained by registration or naturalization. It is deprived on the basis of an order of government.